आप यकीन नहीं करेंगे, ये 1991 की बात है, यानी आज से करीब 35 बरस पहले की, जब बाबरी मस्जिद के पैरोकारों और राम जन्मभूमि के पैरोकारों दोनों को अपने सख्त और खूंखार तेवरों से इसी तरह समझौते की टेबल पर ना सिर्फ ये प्रधानमंत्री लेकर आ गया था, बल्कि दोनों पक्ष समझौते पर राजी हो गए थे। 10-15 दिन के भीतर भीतर मुस्लिम पक्ष ये जितनी जमीन पर आज अयोध्या का राम मंदिर बना है, अगर आप देखने गए होंगे, उतनी जमीन बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर के, बिना किसी बवाले के हिंदू पक्ष को देने को तैयार हो गया था। मामला बस सुलझने को था, मगर वो तो तब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा कि इस मुद्दे को गर्म रखने से ही वोट मिलेगा, इसीलिए षड्यंत्र और साजिश के तहत इस नेता की सरकार गिरवा दी गई थी। वो सरकार कैसे गिरवाई गई थी हम कहानी में आगे बताएंगे आपको, चूंकि 17 अप्रैल 1927 के रोज देश के सबसे पिछड़े और गुरबे जिलों में से एक माने जाने वाले बलिया के भी दुर्भिक्षतम गांव इब्राहिम पट्टी के भीतर जन्म लेने वाला, करीब 14 किलोमीटर पैदल चलकर सतीश चंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने वाला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान कटरा के ढाबे पर बर्तन धोने वाला एक लड़का देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा कैसे, ये अपने आप में एक कहानी है। कैसे 1950 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव सरीखे दुर्धंष समाजवादियों के बीच रहते हुए भी बलिया के इस लड़के ने अपनी अकथक मेहनत, लगन और बेबाकी के दम पर अपनी अलहदा पहचान, अपना अलहदा किरदार बनाते हुए 1962 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अपने संसदीय सफरनामे का शंखनाद किया। फिर कैसे जब अपनी ही सोशलिस्ट पार्टी को कुंठित होते देखा तो उस सोशलिस्ट पार्टी से किनारा कर उस कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, जिस कांग्रेस से बीते 1.5 दशक से सड़क से लेकर संसद तक के हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ इस नाम पर कि कांग्रेस की एक बड़ी नेता इंदिरा गांधी कांग्रेस को समाजवादियों के रास्ते पर लेकर जाना चाहती हैं। और जब बारी कांग्रेस के भीतर समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ती इंदिरा के रास्ते में अड़चन के तौर पर नजर आ रहे ओल्ड गार्ड्स को ठिकाने लगाने की आई, तो किस कदर इसी लड़के ने इंदिरा का हनुमान बन इंदिरा के साथ मिल कांग्रेस के उन तमाम ओल्ड गार्ड्स को ठिकाने लगाने में इंदिरा की सबसे ज्यादा मदद की। इंदिरा को कांग्रेस के भीतर सर्वशक्तिमान बनाया, 71 का लोकसभा चुनाव जिताया। मगर जब संजय के सियासी पटल पर आने के बाद वही इंदिरा आतताई हुई, तो कांग्रेस में रहने के बावजूद इसी लड़के ने इंदिरा के खिलाफ बगावत का बिगुल इतने जोरदार ढंग से फूका कि 75 में आपातकाल लगाने के बाद इस लड़के पर कुपित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में रहने के बावजूद, कांग्रेस के नेता होने के बावजूद इस लड़के को सबसे पहले कारागार के भीतर ठूसने का आदेश दिया। फिर 77 के लोकसभा चुनाव आए तो अहंकार के आतताई तेवरों में नजर आ रही इंदिरा को सत्ता से च्युत करने के लिए इस लड़के ने जनता पार्टी का इतना साथ दिया कि व्यक्तिगत रूप से इस लड़के को नापसंद करने वाले मोरारजी भी खुद व्यक्तिगत रूप से कैबिनेट मंत्री का प्रस्ताव थाल में सजाकर इस लड़के के पास पहुंचे। फिर 1980 का लोकसभा चुनाव आता है, जब जनता पार्टी की आपसी कला से तंग आए हुए लोगों ने जनता पार्टी के बड़े बड़े बुर्जों को नजरअंदाज कर दिया। मगर उस दौर में भी ये लड़का अपनी लगन, मेहनत, बेबाकी और ईमानदारी के तेवर के चलते अपनी जगह बनाए रहने में कामयाब रहा। फिर आता है बरस 1983। कौन भूल सकता है, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तलक करीब 4500 किलोमीटर लंबी चंद्रशेखर की वो पदयात्रा, जिसने चंद्रशेखर को देश ही नहीं दुनिया का जाना पहचाना किरदार बना दिया। मगर चंद्रशेखर की जिंदगी के इन तमाम पड़ावों को अगर नज़रअंदाज कर भी दें फिर भी काम चल सकता है। मगर एक सवाल चंद्रशेखर की जिंदगी का ऐसा है जिसे नज़रअंदाज कर पाना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आखिर जिस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आखिरी सांस तलक चंद्रशेखर ने उनसे लड़ाई लड़ी, उसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे ने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री क्यों बनवा दिया, जबकि चंद्रशेखर के पास महज मुट्ठी भर सांसदों का समर्थन था। आखिर क्यों राजीव ने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवाया 90 में? ये सियासत का बहुत बड़ा सवाल है। आइए इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल बात क्या थी कि जब अक्टूबर 1990 के शुरुआती दिनों में सोमनाथ से चलकर अयोध्या तक जाने वाली राम रथ यात्रा पर सवार लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को
जनता दल के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के इशारे पर जनता दल के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव ने बिहार के समस्तीपुर में रोका। तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के सहारे चलने वाली विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इस्तीफा दिया, सरकार से समर्थन वापस खींचा, जिसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई थी और 1990 में देश महज 1.5 बरस के बाद मध्यावधि चुनाव की दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया था। और उस पॉइंट पर राजीव गांधी को ऐसा लगा था कि अगर अभी मध्यावधि चुनाव हुए तो उनके पास न पर्याप्त तैयारी का समय है, न भारतीय जनता पार्टी की राम लहर को निस्तेज करने का कोई हथियार। ऐसे में राजीव को लगा अगर किसी तरह किसी शैडो प्राइम मिनिस्टर के सहारे वो सियासत में बैकडोर से बने भी रहें और मध्यावधि चुनाव थोड़ा टल भी जाए तो उनके लिए सबसे मुनासिब होगा। और ऐसी सूरत में उन्हें नजर आए वो चंद्रशेखर जो जनता दल से नाराज चले आ रहे, अपने समर्थित करीब 47 सांसदों के साथ दिल्ली के सियासी गलियारों में किसी ऐसी ही सरकार बनाने की भावी संभावना की तलाश में जुटे हुए थे जिस संभावना के भीतर वो अपना और अपने इन 47 सांसदों का बेहतर समायोजन करें। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हैं, एक रोज रात के 11:30 बजे मुझे कॉल आता है रोमेश भंडारी का। भंडारी फोन पर चंद्रशेखर से कहते हैं आइए चाय हो जाए। चंद्रशेखर समझ जाते हैं रात के 11:30 बजे चाय पे बुलाने का तो कोई तुक है नहीं, जरूर कोई खास मसलत है। तो चंद्रशेखर पहुंच जाते हैं रोमेश भंडारी के घर रात करीब 12:15 बजे। ये दिसंबर का महीना था, 1990 की सर्द रात थी, मगर लुटियंस के इलाके में गहमा गहमी का माहौल था। रोमेश भंडारी के घर पर एक बड़ी हलचल थी क्योंकि घर पर बैठे थे राजीव गांधी खुद चंद्रशेखर से मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री के पद का प्रस्ताव देने की खातिर। राजीव चंद्रशेखर को भंडारी के घर पर प्रधानमंत्री के पद का प्रस्ताव देते हैं जिसे चंद्रशेखर स्वीकार कर लेते हैं। वजह चंद्रशेखर जाने, मगर चंद्रशेखर राजीव गांधी के बाहरी समर्थन के सहारे बनने वाली सरकार में प्रधानमंत्री बनने को तैयार हो जाते हैं। राजीव को लगा उनका फॉर्मूला सुपर हिट, चंद्रशेखर के पास प्रधानमंत्री पद की कुव्वत है, वो प्रधानमंत्री का पद करीब 1.5-2 साल तक तो संभाल लेंगे। तब तक राजीव पर्याप्त तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव के सम्रांगण में उतरने को तैयार होंगे और तब 1.5-2 बरस के बाद वो इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले देश को मध्यावधि चुनाव की दहलीज पर आराम से ढकेल देंगे। मगर राजीव का यह प्लान महज 3 महीने के भीतर भीतर बैकफायर हो जाता है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को राजीव महज शैडो प्रधानमंत्री समझकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा रहे थे, उसने आते साथ ही लंबे समय से चली आ रही देश की तमाम लंबित समस्याओं पर इतने सधे हुए और सुव्यवस्थित कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। फिर चाहे वो आसाम हिंसा का मामला हो, पंजाब में चरमपंथ हो, कश्मीर का अलगाववाद हो, भारत पाकिस्तान का रिश्ता हो, राम मंदिर का मसला हो या फिर देश की डूबती अर्थव्यवस्था, हर फ्रंट पर चंद्रशेखर ने इतने बेहतरीन शॉट्स खेले कि समूची हिंदुस्तान की सियासत और सियासत के किरदार चंद्रशेखर से भयाक्रांत हो गए कि कहीं शैडो प्राइम मिनिस्टर को लंबा वक्त मिल गया तो कहीं ये उन तमाम सियासी किरदारों की सियासत की बलि ना ले ले। लिहाजा शुरू हुआ दिल्ली के दरबारों में चंद्रशेखर की सरकार को गिराने का वो षड्यंत्र, जिसका अंतिम प्रतिफल सामने आया जब राजीव गांधी ने अपने खिलाफ होने वाली जासूसी के एक बेतुके बहाने के साथ चंद्रशेखर की सरकार से अपना समर्थन वापस खींचा और चंद्रशेखर की सरकार औंधे मुंह गिर गई। वो बात और है कि चंद्रशेखर इस इस्तीफे के बाद दोबारा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके, मगर चंद्रशेखर के महज उन 3 महीने के कार्यकाल ने हिंदुस्तान को वो झलकियां दिखलाई थीं जिस झलकियों को देख देख आज भी हिंदुस्तान की सियासत को कवर करने वाले तमाम बड़े सियासी विश्लेषक कहते हैं कि काश अगर चंद्रशेखर को थोड़ा और वक्त मिल गया होता, थोड़ी और ताकत मिल गई होती, तो शायद देश की तमाम लंबित समस्याएं कब का निपट चुकी होती और हिंदुस्तान की सियासत आज किसी और मकाम पे किसी और रंग में रंगी नजर आती। खैर, आज के इस सत्र में चंद्रशेखर की कहानी यहीं तलक, मगर चंद्रशेखर की कहानी में अभी भी और भी बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, जो कहानियां हम आने वाले वक्त में लेकर आते रहेंगे। तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही मशहूर सियासतदारों की ऐसी ही गुमनाम अंतर कथाएं लगातार आप तक पहुंचती रहें।